सारे सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो फॉलो करते हैं वेव मैकेनिक्स को। और उनकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दी थी, जिसको श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन कुछ वैसी ही है जैसे प्रोग्रेसिव वेव के लिए वेव इक्वेशन होती है। हम इसको डिराइव करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक छोटा पार्टिकल है m मास का, जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग उससे जो एसोसिएटेड मैटर वेव है वो मूव कर रही है। और अगर वन डायमेंशनल वेव है तो हम इसके वेव फंक्शन को, मतलब इससे एसोसिएटेड जो वेव है उसके लिए जो वेव इक्वेशन है वो होगी एम्पलीट्यूड टाइम्स एक्सपोनेंशियल आयोटा के, जिससे हम वेव वेक्टर कहते हैं, x माइनस ओमेगा टी। ये टर्म पोजीशन के साथ इवॉल्व हो रहा है और ये वाला टर्म टाइम के साथ। अब यहाँ पर वेव वेक्टर जो है कि वो 2 पाई बाई लेमडा के इक्वल होता है। और फिर लेमडा डी ब्रोए हाइपोथेसिस से हम जानते हैं कि ये h बाय मोमेंटम होता है। डी ब्रोए ने कहा था कि जितने भी मैटर्स हैं उन सब के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और जिसकी वेवलेंथ दी जाती है h अपॉन पी से। अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है, यानी कि बड़ी साइज़ की चीज़ है जैसे किसी बॉल साइज़ की चीज़, तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है और उस वजह से उसका वेव नेचर भी बहुत कम होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। बट अगर पार्टिकल को बहुत छोटा करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की साइज़ का, तब हम इसके वेव नेचर और इसकी वेवलेंथ काफ़ी मेजरेबल होती है और डिफ्रैक्शन पैटर्न के द्वारा हम इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जैसा कि डेविसन और जर्मन ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। फिलहाल हम फिर से यहीं लौटते हैं। तो 2 पाई बाई एच अपॉन पी है और फिर हम इस 2 पाई बाई एच को एच क्रॉस नाम दे देते हैं, तो हमें मिलेगा पी बाय एच क्रॉस। सो के की जगह हम पी बाय एच क्रॉस लिख देंगे। और ऐसे ही एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ये प्लांक का रिलेशन है फोटोन की एनर्जी के लिए, न्यू फ्रीक्वेंसी है। और न्यू फ्रीक्वेंसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा बाय 2 पाई लिख सकते हैं। और फिर h अपॉन 2 पाई को हम h क्रॉस बोल रहे हैं, सो h क्रॉस ओमेगा, या यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाली जा सकती है एनर्जी डिवाइडेड बाय h क्रॉस। सो नाउ वी हैव ओमेगा और हमारे पास k की वैल्यू भी है। सो हम इस k और इस ओमेगा को हमारे इस वेव फंक्शन में लिख देंगे, तो वेव फंक्शन बदल जाएगा इस टर्म में, आयोटा बाई h क्रॉस दोनों में होगा तो कॉमन फैक्टर मान के बाहर ले लेंगे। यहाँ सिर्फ p बचेगा और यहाँ से बचेगा ई टी। नाउ अब हम इस वेव फंक्शन को हम e की पावर को एक्सपोनेंशियल ऑफ करके भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख दिया इसको। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो साई को हम जब t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाएगा एक बार अकॉर्डिंग टू चेन रूल। फिर हम अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ आयोटा बाई एच क्रॉस एक कांस्टेंट है और फिर जब इस px को x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो, हम t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगा, बिकॉज x को कांस्टेंट ट्रीट करा जाएगा, हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। और फिर जब हम et को डेरिवेट करेंगे t के रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर माइनस ई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो वी गेट दिस। और ये पूरी जो चीज़ है ये हमारे वेव फंक्शन साई के इक्वल है, तो इसको हम साई और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ हम ई साई की वैल्यू निकालेंगे, तो बाकी के सारे टर्म एच क्रॉस और माइनस आयोटा को इस तरफ भेज देंगे। और फिर 1 बाय आयोटा जो है वो नेगेटिव ऑफ आयोटा के इक्वल होता है, सो 1 बाय माइनस आयोटा प्लस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर प्लस आयोटा टाइम्स एच क्रॉस डेल आई बाई डेल टी आ गया। अब हम इस वेव फंक्शन साई को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, हमने पहले t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया है। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रेस्पेक्ट टू x, a एक्सपोनेंशियल एक बार एज इट इज उतर जाएगा और फिर अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। और फिर आयोटा बाई एच क्रॉस एक बार बाहर और px x को डिफरेंशिएट करेंगे तो px आ जाएगा। et का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि t विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। सो वी हैव दिस आयोटा बाई एच क्रॉस px टाइम्स साई। और ये साई हमने लिखा है इस पूरे टर्म को, ये पूरा टर्म साई के इक्वल है, सो इसकी जगह हमने अगेन साई लिख दिया। अब हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, सो वी हैव डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई इक्वल टू यहाँ आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस, ये पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और सिर्फ हम डेरिवेटिव निकालेंगे साई का। सो वी विल हैव डेल जाई बाई डेल एक्स। और फिर पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स जो है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। सो हम ये लिख देंगे, इंटू साई भी आएगा और फिर हम आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो -1 आता है, पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई। और फिर
हमारे पास यहाँ से आया है, हम पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, एच क्रॉस स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो वी विल हैव माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल एक्स टू। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है पी एक्स स्क्वायर साई की। यहाँ पर एक्स हमें ये याद दिला रहा है कि हम वन डायमेंशन में काम कर रहे हैं और हम मोमेंटम का सिर्फ एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं। और फिर इसके बाद क्योंकि हमारे पास ई साई की वैल्यू है, सो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है टोटल, और फिर हमारे पास पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू है। तो हम ये जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के टर्म में पी स्क्वायर बाय 2m लिखी जा सकती है। और हम इन दोनों से साई को इंटू कर देंगे, सो दोनों साइड हम जब साई से इंटू करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। फिर ई साई की वैल्यू हम यहाँ से प्लग इन कर सकते हैं, सो हम यहाँ ई साई की वैल्यू लिखेंगे आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू, और यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू हम यहाँ से प्लग इन कर सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू डिवाइडेड बाई 2m प्लस वी साई। सो ये तो हुई वन डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और यही अगर हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे होते तो ये डेल टू साई बाय डेल एक्स टू की जगह ले लेता नेबला स्क्वायर साई, नेबला या डेल वट एवर यू मे कॉल इट। सो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी थ्री डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन। और क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर टाइम का फंक्शन है, सो हम इसको कह रहे हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हम सिमिलर टाइप से इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, जो कि हमने यहाँ लिख रखी है। और फिर अगर हम ये मान लें कि यहाँ जो पोटेंशियल है ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तभी हम इस केस को टाइम इंडिपेंडेंट केस कहेंगे। और ऐसे केस में बट साई हो सकता है कि एक्स और टी दोनों का फंक्शन हो, बट साई ऑफ एक्स टी को हम साई ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ टी, इसके एक्स कंपोनेंट और टी कंपोनेंट में अलग अलग कर सकते। और टाइम का जो पार्ट है, टाइम डिपेंडेंट पार्ट, वो होगा एक्सपोनेंशियल नेगेटिव आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस टाइम्स टी। और फिर यहाँ हम इस श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में वैल्यू लिख देंगे, सो हमें मिलेगा आई एच क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ साई। और यहाँ पर साई का मतलब ये पूरा है। अब जब हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। और फिर जब हम इस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार एज इट इज़ आएगा, और फिर ऊपर वाले इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव आयोटा ई बाय एच क्रॉस, और टी का डेरिवेटिव 1 होगा। अगेन हम इस तरफ भी इसको सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में भी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m एज इट इज़, और डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये हमें करना होगा। और यहाँ पर ये टाइम का पार्ट है, सो टाइम डिपेंडेंट पार्ट को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ये बाहर आ जाएगा और सिर्फ साई ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। प्लस v इंटू साई है, तो v इंटू साई की जगह हमने बस वैल्यू पुट कर दी, साई एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल दिस टर्म। और फिर यहाँ पर आप इस नेगेटिव आयोटा ई बाय एच क्रॉस में एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं, सो हमें यहाँ पर एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल कर देंगे तो बाकी के जो टर्म बचेंगे वो लिखेंगे। और आयोटा इंटू आयोटा होगा -1, -1 टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर जो टर्म बच रहे हैं वो है ई साई ऑफ एक्स, और फिर ये एक्सपोनेंशियल टर्म पूरा, और इस तरफ आएगा ये पूरा टर्म। इसके अलावा हमने बस इसको सिर्फ रीअरेंज करा है, और फिर है ये टर्म जो कि इसको भी एज इट इज़ लिखा गया। अब इन सब में एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आ रहा है तो ये तीनों में कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन फैक्टर की तरह है। और फिर इस वाले टर्म को भी हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, और इस टर्म को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, और वी साई नेगेटिव हो जाएगा, और ई साई पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल टर्म कैंसिल हो चुका है। अब इन सब में हम 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमें मिलेगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2m डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर, और साई को हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर की तरह बाहर लिया है, तो अंदर बचा e माइनस वी, और यहाँ साई भी आएगा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, तो अंदर बचा e माइनस वी, और यहाँ साई भी आएगा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई दो वेव फंक्शन है साई m एंड साई n, दोनों वेव फंक्शंस हमारी
सेम श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तब ये दोनों वेव फंक्शंस ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का नॉर्मल लैंग्वेज में अर्थ होता है परपेंडिकुलर। सो दो चीज़ें अगर, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम उन्हें ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। बट कोई फंक्शंस कैसे परपेंडिकुलर हो सकते हैं? तो दो फंक्शन को परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होने के लिए ये डेफिनेशन दी गई है। आप एक वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालिएगा और फिर उसको जब दूसरे वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप पूरे वॉल्यूम पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे दो वेक्टर्स को अगर डॉट प्रोडक्ट करने पे ज़ीरो मिल रहा हो, तो ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। सो ये एक तरीके का इनर प्रोडक्ट है वेव फंक्शंस के लिए। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप इस साई एम को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन साई एन से करके फिर पूरे होल स्पेस पे अगर इसको आप वॉल्यूम इंटीग्रेट करेंगे तो भी आपको ज़ीरो मिलेगा। सो इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि साई एम और साई एन कॉन्जुगेट दोनों ही हमारी वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने वेव फंक्शन साई एम पुट कर दिया और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस इक्वेशन के द्वारा दी जाती है जहाँ पर -h²/2m डेल स्क्वायर प्लस v पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। जब हम इसको साई एम पर ऑपरेट करवाएंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पर वेव फंक्शन साई एम की जगह साई एन कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। नाउ हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे हमारे साई एम एंड साई एन कॉन्जुगेट। सो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करेंगे साई एन कॉन्जुगेट से और इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे साई एम से। तो हमें मिलेगा, जब हम इस साई एन कॉन्जुगेट को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साई एन कॉन्जुगेट टाइम्स ये पूरा टर्म -h² इंटू डेल स्क्वायर साई एम। सिमिलरली जब साई एन कॉन्जुगेट को v साई एम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा, और इसी टाइप से हमें ये सेकेंड इक्वेशन भी मिलेगी जब हम इस सेकेंड इक्वेशन में साई एम से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब हम इस इक्वेशन, मान लीजिए कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, इक्वेशन ए और इसको इक्वेशन बी। अगर हम इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर ये वाले दोनों टर्म सेम टर्म है, सो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों सेम टर्म्स हैं। बट यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एक बार तो साई एन कॉन्जुगेट बाहर है और एक बार साई एन कॉन्जुगेट पे डेल स्क्वायर ऑपरेट कर रहा है। सो क्योंकि डेल स्क्वायर ऑपरेटर है इसलिए हम सीधे इनको स्विप नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। सो यहाँ पर हम -h²/2m कॉमन फैक्टर की तरह बाहर ले सकते हैं। अंदर ये पूरा टर्म बचेगा साई एन स्क्वायर डेल स्क्वायर साई एम माइनस ऑफ साई एम डेल स्क्वायर साई एन कॉन्जुगेट। और फिर यहाँ पर भी हम इन दोनों में साई एन कॉन्जुगेट और साई एम इन दोनों को एक कॉमन फैक्टर की तरह बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचेगा ई एम माइनस ई एन। फिर क्योंकि हमें इस पूरे को वॉल्यूम इंटीग्रेट करना है ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करने के लिए, तो हमने इन दोनों को वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दिया। फिर इसके आगे हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम पहले से नहीं पढ़ रखी हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई फंक्शन है f और उसके डाइवर्जेंस को आप किसी फाइनाइट वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करते हैं, किसी वॉल्यूम v पर अगर आप किसी फंक्शन f का डाइवर्जेंस लेके इस पूरे के अंदर आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं, तो जो चीज़ है वो इक्वल आती है इस फंक्शन का जो सरफेस इंटीग्रल है। ये एक तरीके से फ्लक्स है। फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सरफेस, सेम सरफेस के ऊपर कोई भी छोटा एरिया लेंगे इनफाइनेटेसिमल ds, और इस एरिया वेक्टर के साथ इस पॉइंट पर वेक्टर f जिस भी डायरेक्शन में है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर ऐसा पूरी सरफेस पे करके जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा सरफेस इंटीग्रल। ये एक तरीके से ये चीज़ बता रहा है कि ये जो वेक्टर f है इसका कितना फ्लो आउटवर्ड या इनवर्ड है, किसी सरफेस के अंदर से कितना फ्लो हो रहा है इस वेक्टर f का। अगर ये पॉजिटिव है तो ये चीज़ हमें याद दिला रही है कि वेक्टर f जो है ये आउटवर्ड फ्लो बता रहा है, नेगेटिव है तो इनवर्ड फ्लो बता रहा होगा। सो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल को कनेक्ट करती है। हम इस थ्योरम का यूज़ यहाँ पर इस टर्म को सोल्व करने के लिए करेंगे। हम इस पूरे टर्म को डेल डॉट
और एक डेल को हम बाहर लेकर के बाकी सारे टर्म अंदर लिख सकते हैं। अब ये इस पूरे फंक्शन को आप f की तरह ट्रीट कर सकते हैं और फिर इस थ्योरम से आप देख सकते हैं कि जब आप डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f कर रहे होते हैं तब आप इसको सरफेस इंटीग्रल वेक्टर f जो कि ये पूरा टर्म है डॉट ds लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा जो वेक्टर है f डॉट ds ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, इस वजह से इन दोनों का जो पूरा डॉट प्रोडक्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा। सो ओवरऑल हमारा ये जो पूरा टर्म है ये ज़ीरो के इक्वल हुआ। सो जो राइट हैंड साइड है ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। सो इंटीग्रल v em माइनस ई एन और ये पूरा टर्म इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप em माइनस ई एन को ज़ीरो के नीचे डिवाइड कर सकते हैं जो कि ज़ीरो के इक्वल आएगा। एज हमें पता है em और en इक्वल नहीं है क्योंकि m और n इक्वल नहीं है, दो अलग अलग स्टेट्स है ये। सो ओवरऑल हमारे पास ये आया, ये कंडीशन आ गई ऑर्थोगोनैलिटी की जो हम प्रूव करना चाहते थे। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का क्या अर्थ होता है? याद करिए, मैक्स बोर्न ने कहा था कि अगर आप वेव फंक्शन का मॉड्यूलस लेके उसका स्क्वायर करते हैं, दैट इज मॉड्यूलस साई स्क्वायर, तो आपको किसी पॉइंट पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है। हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, छोटे पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम पता नहीं लगा सकते हैं। हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पे उनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें देता है वेव फंक्शन के मॉड्यूलस का स्क्वायर। और ये जानकारी हमें दी थी मैक्स बोर्न ने। मैक्स बोर्न का इंटरप्रिटेशन था कि साई मॉड्यूलस स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। पर नॉर्मली जो वेव फंक्शंस होते हैं उनका जब हम मॉड्यूलस स्क्वायर करते हैं तब हमें 1 के इक्वल नहीं मिलता है। अब ये समझिए कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मॉड्यूलस साई स्क्वायर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और डेंसिटी को जब हम वॉल्यूम से इंटू करेंगे तो एक इनफाइनाइटेसिमल छोटे से एरिया में हमें उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमें उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी देगा। लेकिन अगर हम इसको पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करें तो हमें पूरे ऑल ओवर जितना भी वॉल्यूम है उसके अंदर उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। इस वजह से मॉड्यूलस साई स्क्वायर डी 1 आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, पर अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हम उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए साई इंटू साई स्टार का जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं तो n आ जाता है 1 की जगह, तब हमें इस n फैक्टर से साई को डिवाइड करना पड़ेगा रूट n से, तब हमें जो वेव फंक्शन मिलेगा उसको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे। और n की वैल्यू होगी वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार साई। सो ये रूट n नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर हुआ। सो